आज हम लोग अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें वन प्राणियों के आखेट के संबंध में प्रावधान किया गया है। जो वन प्राणी है उनका कब शिकार किया जा सकता है, कब आप उनको मार सकते हैं, इसके संबंध में अध्याय 3 में व्यवस्था की गई है। धारा 9 से लेके 17 तक। धारा 9 जो है ये सामान्य सिद्धांत बताता है और ये बताता है कि 11 और 12, सेक्शन 11 और 12 में उपबंधित दशाओं को छोड़ के, 11 और 12 में उपबंधित दशाओं को छोड़ के अनुसूची 1 से लेके 4 तक के जो जानवर हैं उनका आखेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको आप नहीं मार सकते। इसका मतलब क्या, कब मार सकते हैं? जब वो धारा 11 या धारा 12 के अंतर्गत शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, सामान्य सिद्धांत 9 में यह कहता है कि किसी भी जानवर को जो कि अनुसूची 1 से लेके 4 तक के लिस्ट में दिए हुए हैं, उस लिस्ट में किसी भी जानवर को आप नहीं मार सकते। और कब मार सकते हैं? जब वो धारा 11 या धारा 12 के उपबंधों के अधीन आते हैं। ठीक है, सेक्शन 10 को विलोपित कर दिया गया है 1991 के संशोधन द्वारा। केवल 10 को ही नहीं, इसके साथ 13 से लेके 17 तक को भी संशोधित कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि इस अध्याय के अंतर्गत आपको 9, 11 और 12 का अध्ययन करना है। ठीक है, 9, 11 और 12। 9 तो समझ में आ रहा है जी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि 11 और 12 के उपबंधों को छोड़ के किसी भी वन प्राणी का आखेट जो कि अनुसूची 1 से लेके 4 तक की सूची में हो, उनका आखेट नहीं किया जा सकता। उनका आखेट आप कर ही नहीं सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो 11 और 12 के उपबंधों का आप पालन नहीं करते। ठीक है, इसलिए आपको 11 और 12 जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर कब आखेट कर सकते हैं? अब बात तो यही आएगी ना कि बाकी समय नहीं कर सकते, लेकिन कब कर सकते हैं? तो 11, 12 इसलिए आपको जानना चाहिए। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कौन सा पशु सबसे महत्वपूर्ण? मानव भी एक पशु ही है, सोशल एनिमल। ठीक है, धारा 11 का जो प्रावधान है वो इसी के आसपास घूमता है कि जब कोई पशु मानव जीवन को संकट करता हो, मानव जीवन को संकट कर रहा है, ठीक है, मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, या इतना अस्वस्थ हो गया है कि वह पुनः ठीक होने की संभावना नहीं रखता है। इतना अस्वस्थ हो गया है, कई बार आप देखे होंगे कि वो चल भी नहीं सकता, कहीं मूव नहीं कर सकता, तो और उसके बचने की कोई संभावना है नहीं, अंतिम दशा में है। ऐसे कंडीशन में मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक जो स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, अभिरक्षक, ये अनुमति देगा कि आप उस पशु का शिकार कर सकते हैं, मतलब उसको मार सकते हैं। ठीक है, 2 ही कंडीशन है, एक मानव जीवन के लिए खतरनाक है और दूसरा इतना अस्वस्थ है कि पुनः ठीक होने की संभावना नहीं है। ये अनुसूची 1 के प्राणियों के संबंध में है।
अनुसूची 1 वाली जो लिस्ट में जानवर हैं उनके संबंध में है, जो कि धीरे धीरे विलुप्त होने की कंडीशन में है। ऐसे सारे जानवर को अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, तो उनको तभी मार सकते हैं जब वो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो या फिर इतने अस्वस्थ हो कि उनका संरक्षण नहीं किया जा सकता, उनको फिर से जीवन प्रदान नहीं किया जा सकता, उनका मरना तय है। 4 दिन में मरे, 6 दिन में मरे, लेकिन मरेंगे। ठीक है, आगे ये भी कहा गया है इसी में कि तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक उनको बेहोश करके अन्य क्रिया करना संभव ना हो। मान लो कोई मानव जीवन के लिए खतरनाक पशु है, उसको बेहोश किया जा सकता है, बेहोश करके पकड़ा जा सकता है, बेहोश किया जा सकता है और पकड़ा जा सकता है, तब उसको मारने के लिए अनुमति देना उसके लिए संगत नहीं होगा मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक के लिए। पहला वो कोशिश क्या करेगा कि वो बेहोश करवाए और उसको पकड़े। सामान्यतः आप देखे होंगे कि कई बार सुने होंगे कि आदमखोर बाघ या आदमखोर कोई दूसरा जानवर विचरण कर रहा है, तो पहला कोशिश यही रहता है कि उसको बेहोश किया जाए और पकड़ा जाए। तो यहां भी यही प्रावधान किया गया है कि बेहोश करके पकड़ा जाना संभव नहीं है, तब उसको मारा जाएगा। ये वाला उपबंध तभी लागू होगा जब बेहोश करके पकड़ा जाना संभव ना हो। अब ये तो बात आई अनुसूची 1 के जानवर के। अनुसूची 2 के जानवर, अनुसूची 2 से लेकर 4 तक को एक अलग श्रेणी में रखा गया है और यहां यह कहा गया है मानव जीवन के लिए खतरनाक अथवा संपत्ति, जिसके अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है। ठीक है, उसके लिए नुकसानदेह अथवा ये इतने अस्वस्थ हैं कि ये ठीक हो नहीं सकते, तब इनको मारा जा सकता है। ठीक है, यहां एक अतिरिक्त शर्त जुड़ा है, संपत्ति। अनुसूची 1 का अगर जानवर है आपके संपत्ति को नुकसान कर रहा है, तब आप उसको नहीं मार सकते, लिस्ट 1 वाले को। लिस्ट 2 वाला अगर आपकी संपत्ति को नुकसान कर रहा है, ठीक है, और मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक उसकी अनुमति दे देता है, यहां अनुमति लगेगी। ऐसा नहीं कि मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक, इसकी अनुमति यहां भी लगेगी। अगर अनुमति दे देता है तब आप उस जानवर का आखेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन यह है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा। किसी मानव को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और इसी के साथ ही साथ उसे दूसरे के शरीर की रक्षा का अधिकार है। इसका मतलब यह कि कोई पशु मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो मेरे पास यह अधिकार है कि मैं उसको मार सकूं। यहां भी वही बात कही गई है, या तो मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए या तो दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए। कोई व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए या दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत उस पशु का शिकार कर सकेगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, यह सेल्फ डिफेंस का अधिकार उसको नहीं मिलेगा जो स्वयं अपराधी हो या अपराध कर रहा हो। चले गए जंगल में, जाना ही नहीं था, शिकार ही करने गए हो बंदूक लेके, और तुमको कुदा दिया बाघ, और तुम बोलोगे नहीं बाघ कुदाया था तो मैं मारा था। तुम काहे गए थे जंगल में? है? तुम तो इसी उद्देश्य से गए थे कि इसको ठोकना है आज,
फिर अगर ये अपवाद नहीं रहेगा तो हर आदमी जंगल में जाके मारेगा और बोलेगा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था। जब आप स्वयं अपराध के दोषी हैं तो आपको सेल्फ डिफेंस का यहां लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, धारा 11 इसी के संबंध में है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। धारा 11 इतना ही है। धारा 12 के अंतर्गत भी उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जब आप किसी वन्य पशु का आखेट कर सकते हैं या उसको मार सकते हैं। ठीक है, धारा 12। आप एक चीज को यह समझिए कि कई बार मनुष्य प्रयोग करता है और उस प्रयोग के लिए किसी पशु को हार्म करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित आधारों पे आखेट की अनुमति मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक देगा, जिसमें पहला बताया गया है शिक्षा के एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा बताया गया है वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च, और तीसरा बताया गया है वैज्ञानिक प्रबंध। अच्छा, वैज्ञानिक प्रबंध थोड़ा सा नया वर्ड होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान तो समझ रहे हैं कि किसी जानवर को पकड़ के उसके रिसर्च के लिए। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत आप ये समझिए कि उस पशु के मैनेजमेंट की बात आ जाती है। इसके अंतर्गत एक जू से दूसरे जू ले जाना, ये वैज्ञानिक प्रबंध की क्रिया है। इसी के साथ किसी पशु के जनसंख्या के संबंध में निर्धारण करना, यह क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है। ठीक है, किसी एक पशु को एक जू से लेके दूसरे जू ले जाना, वैज्ञानिक प्रबंध। हाँ, तो जू में क्या है? उनके संरक्षण का ही प्रयास किया जाता है। तो एक जू से दूसरे जू ले जाना है या फिर उसके जनसंख्या के संबंध में कोई व्यवस्था करना, यह सारा क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद बात आता है नमूनों का संग्रह। नमूनों का संग्रह, इसके लिए भी आखेट किया जाता है। कई बार कई सारे नमूने लेने के लिए आखेट के अंतर्गत उसको मारना ही केवल शामिल नहीं होता। आपको डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ाया गया है। जब मैंने डेफिनेशन क्लॉज चालू किया था तो वहां आखेट के अंतर्गत केवल जान से मारना नहीं होता, उसको पकड़ना, पीड़ा देना किसी तरह से, वो सब आखेट के अंतर्गत आएगा। तो नमूनों के संग्रह के लिए उसका आखेट किया जा सकता है। कई बार कई जानवरों के, मान लो वीर्य का नमूना लेना है, या फिर उसके नाखून का नमूना लेना है, बाल का नमूना लेना है, तो आप उसको पकड़ोगे, जाल डाल के पकड़ोगे, तो जाल से फंसाना भी आखेट है। ठीक है, उसको बंदी बनाना आखेट की श्रेणी में आएगा। तो यहां कहा गया है कि नमूनों का संग्रह के लिए आप उसका आखेट कर सकते हैं। ठीक है, जीवन रक्षक दवाएं बनाने के लिए, जीवन रक्षक दवा, जीवन रक्षक दवा। आपको पता होगा कि सांप का काटे का इलाज सांप के जहर से ही होता है। सांप अगर काटता है तो उसका एंटीडोट्स कैसे बनता है? सांप के जहर से ही बनता है। और वो एंटीडोट्स बनाने के लिए सांप का जहर कहां से आता है? सांप को पकड़ा जाता है और उसका जहर लिया जाता है और उसी जहर से एंटीडोट्स का निर्माण होता है। तो ये जीवन रक्षक कई सारी दवाएं, जो कैंसर की भी दवाएं होती हैं, कई प्राणघातक बीमारियां होती हैं जिनकी दवाओं का निर्माण पशुओं के आखेट से ही
संभव है, अन्यथा वो दवा आपको मार्केट में मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपके आधार हैं जिन आधारों पे किसी वन प्राणी का आखेट किया जा सकता है। यहां यह भी कहा गया है कि ये आखेट की अनुमति वही देगा, मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक। मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक अनुमति देगा, और इस अनुमति देने के लिए वो फीस का निर्धारण कर सकता है कि इतना फीस चुकाने के बाद इस तरह का आखेट किया जा सकता है। आगे ये भी कहा गया है कि ये जो आखेट है अनुसूची वन में के अंतर्गत जो प्राणियों का है वो तभी होगा जब केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी। इस उद्देश्यों के लिए, शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, नमूनों के संग्रह के लिए या जीवन रक्षक दवाओं के लिए अगर आखेट किया जाता है और वो आखेट अनुसूची 1 के अंतर्गत आने वाले पशुओं का है, तो वो अनुमति मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक तभी देगा जब केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली जाए। अन्य पशुओं के संबंध में राज्य शासन की अनुमति लगेगी। ठीक है, तो ये बात इस अधिनियम के अंतर्गत कही गई है, इस अध्याय 3 के अंतर्गत कही गई है कि वन पशु का आखेट कैसे किया जाएगा। तो धारा 9 सामान्य प्रावधान कहता है कि 11 और 12 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा। 11 इससे पहले आपने देखा, 12 ये है। इतना समझ में आया? बस इतना ही है। ठीक, अब बंद कर दो।